आज आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, प्योर बेंडिंग ऑफ बीम्स। टॉर्जन का हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है। अब हम बेंडिंग की बात करेंगे कि बेंडिंग क्या होता है। क्लियर है? देखिए, आपने एसएफडी बीएमडी का चैप्टर किया होगा, तो एसएफडी बीएमडी में हम क्या बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसका बनता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तभी बनता है जब कोई आपका बीम बेंड हो जाता है। क्लियर है? तो बेंडिंग के लिए देखिए, आप मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले बेंडिंग क्या है, पहले यही पढ़ेंगे। ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर whose longitudinal dimension is large compared to the other dimension, जैसे कि विड्थ और थिकनेस। इसने क्या कहा है कि जो बीम होता है वो आपका एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसकी लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन कहते हैं उसकी लेंथ को, उसकी लेंथ अदर डायमेंशन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि उसकी विड्थ होगी, थिकनेस होगी, मोटाई हो गई उसकी, और उसकी जो थिकनेस होती है, चौड़ाई होती है, उस सबसे उसकी जो लंबाई होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे कि आपने घर में देखा होगा, आपके घरों में बीम पड़े हुए होंगे। बीम क्या होता है, बीम की लंबाई बढ़ती चली जाती है लेकिन उसकी विड्थ और थिकनेस लगभग वही रहती है। क्लियर है? तो आगे इसने देखिए क्या कहा है, द बीम इज सपोर्टेड अलोंग इट्स लेंथ एंड इज एक्टेड अपॉन बाई ए सिस्टम ऑफ लोड एट राइट एंगल टू एक्स एक्सिस। इसने क्या कहा है, देखिए यहाँ देखिए, कोई जैसे बीम है आपका, ये बीम सपोर्टेड होगा, ठीक है नहीं, इसके दोनों सिरों पर या बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लगी हुई होगी। क्लियर है? और बीम के ऊपर क्या लगा हुआ होगा, लोड लगा हुआ होगा। बीम के ऊपर लोड लगा हुआ होगा जो आपका क्या होगा, इस बीम के राइट एंगल पर लगा हुआ होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए इस लोड का इस बीम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या दिया है इसने कहा है, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड एंड कपल्स shear force and bending moment develop at any section of the beam। जो आपका एक्सटर्नल लोड लगा है या कपल लगा है, कपल ये मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डेवलप हो रहा है बीम के सेक्शन के अंदर। क्लियर है? ठीक है नहीं, तो जो आपका जो कारण है बीम के अंदर बेंड होने का या बेंडिंग होने का, या आपका जो उसके अंदर शियर फोर्स लगेगा, वो किसकी वजह से लगेगा, एक्सटर्नल लोड की वजह से। वो डिपेंड करेगा आपके एक्सटर्नल लोड पर कि आपका एक्सटर्नल लोड क्या लगा है, कितना लगा है। क्लियर है? अब देखिए, जैसे मैं इस बीम की बात कर रहा हूँ, इस बीम पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपका बी है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट पर दोनों पर सपोर्ट लगी है, आर ए और आर बी, और सी और डी पॉइंट पर लगा है डब्ल्यू वेट। ठीक है? तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के बाद आपकी आर ए की वैल्यू आगे डब्ल्यू और आर बी की वैल्यू आगे डब्ल्यू। ठीक, अब इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब बनाएंगे तो इसका शियर फोर्स डायग्राम देखिए ऐसा बनेगा, ए से सी पोर्शन तक आएगा आपका पॉजिटिव, और ये जो पोर्शन है आपका बी से डी तक ये आएगा आपका निगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, अगर बीम के ऊपर डायग्राम बन रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और बीम के अगर नीचे बन रहा है तो वो आपका निगेटिव होगा। तो इस पोर्शन में आपका शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव है, इस पोर्शन में आपका शियर फोर्स निगेटिव है, और सी से डी तक आपका शियर फोर्स 0 है। क्लियर है? जिस पोर्शन में कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ होता उस पॉइंट पर क्या होता है, उस पॉइंट पर या उस पोर्शन में आपका शियर फोर्स 0 होता है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए नीचे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में मैंने क्या बनाया, देखिए ए से सी तक आपका बेंडिंग मूवमेंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है। फिर सी से डी तक कांस्टेंट हो गया, और फिर यहाँ अगर मैं बी की बात करूँ, बी से डी तक फिर बढ़ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ वेरी कर रहा है, यहाँ वेरी कर रहा है, लेकिन सी से डी के बीच में क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो इस तरह से आपका ये बीम किस में कन्वर्ट हो गया, आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो ये आपका कहलाता है बेंडिंग ऑफ द बीम। ठीक है नहीं, बीम के ऊपर जो एक्सटर्नल लोड लगे होते हैं, उस एक्सटर्नल लोड की वजह से आपके बीम के अंदर शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, बेंडिंग कहेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके आता है प्योर बेंडिंग। क्या आता है? प्योर बेंडिंग। देखो प्योर बेंडिंग क्या होती है, जैसे हमने प्योर टॉर्जन बताया था पहले चैप्टर में, इसी तरह से आपकी प्योर बेंडिंग भी होती है। इफ बीम इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम शियर फोर्स एंड इज सब्जेक्टेड ओनली टू ए बेंडिंग मूवमेंट, अगर बीम के किसी पोर्शन के अंदर आपका शियर फोर्स क्या हो, 0 हो। फ्री का मतलब क्या है, आपका शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, और उस पर केवल और केवल एक बेंडिंग मूवमेंट काम कर रहा है जो कि कांस्टेंट है,
तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम प्योर बेंडिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है पोर्शन सी डी इन ए बी, जैसे कि मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल समझाया था। आप इसमें देखिए सी से डी पोर्शन तक आपका शियर फोर्स क्या है, 0, ठीक है नहीं, और सी से डी पॉइंट तक आपका जो बेंडिंग मोमेंट क्या है, वो आपकी कांस्टेंट है। तो शियर फोर्स 0 है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, यानी सी से लेकर डी तक आपका क्या है, आपका प्योर टॉर्जन है। तो आ गया होगा आपकी समझ में कि प्योर टॉर्जन किसे कहते हैं, जिस पोर्शन में शियर फोर्स नहीं होता, केवल बेंडिंग मोमेंट होता है, वो भी कांस्टेंट, वो कहलाएगा आपका प्योर टॉर्जन। अब आता है आपका न्यूट्रल एक्सिस। क्या आता है, न्यूट्रल एक्सिस। देखिए जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाएंगे, एक्सटर्नल लोड लगाएंगे, तो एक्सटर्नल लोड लगाने से क्या होगा, उसकी बॉडी में या उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। ठीक है नहीं, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम उसकी शेप चेंज करेंगे तो उसकी एक एक्सिस ऐसी होगी जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, फोर्स लगाने के बाद भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उस एक्सिस को हम कहेंगे न्यूट्रल एक्सिस। ये तो मैंने आपको समझाया है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड बेंडिंग इफेक्ट आर प्रोड्यूस एंड दिस कॉज द बीम टू सैगिंग और होगिंग एज शोन इन फिगर। ठीक है नहीं, एक्सटर्नल लोड लगने की वजह से जब आपका बीम बैंड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका बीम या तो सैगिंग हो जाएगा या होगिंग हो जाएगा। ठीक है नहीं, अब ये सैगिंग और होगिंग क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए देखिए ड्यूरिंग सैगिंग ऑफ बीम, ये है आपकी सैगिंग। अगर हम किसी भी, जैसे ये आपका पेन हो गया, ये है जैसे, और मैं इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, आपका जो बीम था, वो आपका जो मेंबर था, वो इस तरह से हो गया। यानी पहले तो मेंबर था इस तरह से, देखिए पहले आपका मेंबर ऐसे था, ठीक है, ये इसका एक्सिस आ गया, ये था बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग से पहले ये ऐसा था। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पर इस तरह से यहाँ एक लोड लगाया, तो जब इस तरह से लोड लगाऊंगा तो क्या होगा, आपका बैंड लोड लगाने के बाद ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसे मैं कहूँगा सैगिंग, जो जब इस तरह से कन्वर्ट होगा। इस सैगिंग का मतलब क्या होता है कि सैगिंग में ऊपर जो होगा, ऊपर होगा आपका कंप्रेशन, यानी ऊपर वाला पोर्शन आपका कंप्रेस हो जाएगा, और नीचे वाला पोर्शन में आपकी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। कंप्रेस का मतलब होता है कि उसकी जो लेंथ थी, ये वाली जो लेंथ थी, ये घट जाएगी, और जो नीचे वाली लेंथ है, ये नीचे आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है, तो ये कहलाता है आपका सैगिंग। वही देखिए इसने दिया है, ड्यूरिंग सैगिंग ऑफ बीम द फाइबर एट द अपर पोर्शन ऑफ द बीम सेक्शन गेट कंप्रेस्ड। अपर पोर्शन जो होगा बीम का, वो कंप्रेस हो जाएगा, एंड लोअर पोर्शन गेट स्ट्रेच या टेंशन, और नीचे के पोर्शन में आपकी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है, अब इसके बाद हम बात कर देंगे, तो सैगिंग तो समझ में आ गया आपकी सैगिंग क्या है। अब बात करते हैं, देखिए न्यूट्रल एक्सिस की। न्यूट्रल एक्सिस आपका क्या है, तो इसमें देखिए क्या है, देयर एग्जिस्ट ए सरफेस, देयर एग्जिस्ट ए सरफेस वेयर द फाइबर आर नाइदर इन कंप्रेशन नोर इन टेंशन। इसमें एक सरफेस ऐसी भी होगी जिसमें ना तो आपका कंप्रेशन होगा ना ही टेंशन होगा। सच ए सरफेस इज कॉल्ड न्यूट्रल सरफेस और न्यूट्रल प्लेन। उस सरफेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सरफेस कहेंगे या न्यूट्रल प्लेन कहेंगे। बात समझ में आई, ये चीज है। तो ए ट्रेस ऑफ दिस प्लेन और एनी ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है नहीं, जो ये आपका प्लेन बना है, अगर मैं इसे किसी प्लेन पर ट्रेस करूंगा, किसी प्लेन पर इसकी कोई लाइन बनाऊंगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा, जिसे एन से भी डिनोट करते हैं। देखिए आप डायग्राम में समझ जाएंगे अच्छे से। मैंने भी आपको बताया था कि ये आपकी सैगिंग है। सैगिंग में क्या होगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका, ऊपर वाले पोर्शन के अंदर क्या होगी, आपकी कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, या आपका कंप्रेसिव होगी बॉडी आपकी, और नीचे के पोर्शन में आपका टेंशन क्रिएट होगी। लेकिन जो ये आपकी डॉटेड डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी जितनी लेंथ इसकी लोड लगने से पहले थी, उतनी ही लेंथ इसकी लोड लगने के बाद होगी। यानी इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही ये कंप्रेस होगी, ना ही ये इसके अंदर टेंशन क्रिएट होगी। तो इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। अब सैगिंग के बाद बात करते हैं हम होगिंग की। होगिंग के बारे में मैंने भी आपको बताया था। देखिए यह है आपकी होगिंग। होगिंग में क्या होता है, देखिए आपका मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये है बिफोर बेंडिंग। तो बिफोर बेंडिंग ये इस तरह से था, तो जब मैंने इस पर इस तरह से लोड लगाया, किस तरह से लोड लगाया, इस तरह से, तो इसकी पोजीशन या शेप इस तरह से हो जाएगी। क्लियर है।
अब इसमें क्या होगा, देखिए सैगिंग में क्या हो रहा था, जो ऊपर वाला पोर्शन था उसमें कंप्रेशन हो रहा था और नीचे वाले में टेंशन हो रहा था। यहाँ उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाले टेंशन और नीचे वाला कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस आपका एज इट इज जुका तो रहेगा। ठीक है नहीं, ये जो सी पॉइंट होता है आपका, ये सी पॉइंट कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से जहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये ध्यान रखिएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट आता है ये हमेशा कंप्रेसिव की साइड आएगा। अगर कंप्रेसिव पोर्शन नीचे होगा तो आपका सी नीचे आएगा, और देखिए जैसे इसमें कंप्रेसिव पोर्शन ऊपर था तो आपका जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका ऊपर आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए सैगिंग को पढ़ लेते हैं एक बार। हॉगिंग को क्या दिया है, ड्यूरिंग हॉगिंग मूवमेंट द फाइबर अबव द न्यूट्रल एक्सिस आर इन टेंशन। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का पोर्शन क्या है, टेंशन है, एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आर इन कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का पोर्शन हमें आपका कंप्रेशन हो रहा है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी लाई टू ऑन द साइड ऑफ फाइबर विच आर इन कंप्रेशन। मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, जहां आपकी साइड कंप्रेशन में होगी। ठीक है, सैगिंग मूवमेंट में सी ऊपर लाई करेगा बीम के, और हॉगिंग मूवमेंट में सी नीचे लाई करेगा बीम के। देखिए इसमें नीचे लाई कर रहा है सी, और सैगिंग में ऊपर लाई कर रहा था। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि सैगिंग किसे कहते हैं और हॉगिंग किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेंडिंग इक्वेशन की। जैसे हमने टॉर्जन इक्वेशन निकाली थी, ऐसे ही हम बेंडिंग इक्वेशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अजम्पशन पढ़ते हैं, अजम्पशन इन सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग, कि आपके कौन कौन से अजम्पशन होते हैं बेंडिंग की थ्योरी में। ठीक है, सबसे पहला वही है, द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आपका मटेरियल होमोजीनियस है, यानी एक ही मटेरियल का बना हुआ है, इसकी कंपोनेंट हर पॉइंट पर सेम है, और आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों की तीनों डायरेक्शन में हर प्रॉपर्टी उसकी सेम है। क्लियर है। सेकंड है आपका स्ट्रेसेस आर विद इन द इलास्टिक लिमिट। जो उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट क्रिएट हो रही है, यानी आप जो उस पर लोड लगा रहे हैं वो विद इन द इलास्टिक लिमिट लगा रहे हैं। अब इलास्टिक लिमिट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम उस फोर्स को रिमूव कर लेंगे तो आपकी बॉडी पुरानी शेप में, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। क्लियर है। थर्ड है आपका यंग मॉड्यूलस इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। जैसे हम बेंडिंग में देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन आपका टेंशन में है, कुछ पोर्शन आपका कंप्रेशन में है, तो दोनों केस में आपकी यंग मॉड्यूलस की वैल्यू सेम रहेगी। यंग मॉड्यूलस आपका अलग अलग नहीं होगा। यंग मॉड्यूलस कहते हैं कैपिटल ई को। ठीक है नहीं, और यंग मॉड्यूलस कैपिटल ई आपका होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये आप यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में जब बताऊंगा मैं आपको। आगे है फोर्थ नंबर, देयर इज नो लेटरल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेन, सॉरी ये स्ट्रेन होगा, ये आपका स्ट्रेस नहीं, ये आपका है स्ट्रेन। इसके अंदर कोई भी लेटरल स्ट्रेन नहीं होगी। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लोड लगा रहे हैं तो आपकी जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो स्ट्रेन आपकी केवल लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, इसे स्ट्रेन कर लेंगे यहाँ। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्या है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कंपेयर टू डेप्थ ऑफ बीम। जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, वो आपकी ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, बीम की डेप्थ के कंपेयर में। क्लियर है। मैंने आपको बताया था भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है। देखिए ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी जो डेप्थ है इससे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या है इसके अंदर, देखिए प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। जो आपका प्लेन सेक्शन होगा वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहेगा, उसके अंदर कोई शेप चेंज नहीं होगी। और द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड एवरी लेयर ऑफ इट इज फ्री टू एक्सपेंड और कंप्रेस। आपका जो इनिशियली बीम है वो आपका क्या है, वो स्ट्रेट है। देखिए जैसे इस तरह से है, ये आपका इनिशियली स्ट्रेट है और ये फ्री है, इसकी एवरी लेयर फ्री है कि जब इस पर लोड लगाएंगे तो वो कंप्रेस भी हो सकती है, वो आपकी एक्सपेंड भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके लोड पर कि आप लोड किस तरह से लगा रहे हैं। तो ये आपके अजम्पशन हो गए। डेरिवेशन करने से पहले सबसे पहले हम अजम्पशन लिखते हैं।
अब हम बात करते हैं देखिए बेंडिंग इक्वेशन की, कि बेंडिंग इक्वेशन है क्या। देखिए सबसे पहले मैंने मान लिया कंसीडर ए पोर्शन ऑफ बीम बिटवीन ए सी एंड बी डी। मैंने एक पोर्शन मान लिया ए सी और बी डी, ये आपका एक पोर्शन आ गया ए बी डी सी, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब लेट ई एफ इज द न्यूट्रल एक्सिस, मैंने मान लिया इस पोर्शन का ई एफ क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस मैंने अभी आपको समझाया क्या होता है। उसके बाद मैंने क्या माना, एंड जी एच एन एलिमेंट एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर एक मैंने एलिमेंट ले लिया जी एच। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये हम बात कर रहे हैं बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग करने से पहले उसकी क्या सिचुएशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बेंडिंग होने के बाद की, कि जब हमने लोड लगाया इस पर, जब हम इस तरह से लोड लगाएंगे, इस तरह से जब इस पर लोड लगेगा तो आपकी इसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस पर लोड लगाएंगे तो क्या आएगी, आपकी कंडीशन ये बन जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी सैगिंग की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, सैगिंग की। अभी मैंने आपको बताया था कि सैगिंग क्या होता है, होगिंग क्या होता है, ठीक है। नहीं, सैगिंग क्यों है, क्योंकि अंदर की साइड, ऊपर की साइड इसकी कंप्रेसिव है और नीचे की साइड इसकी टेंसाइल है। अब देखिए ये हो गया आपका बेंडिंग होने के बाद, आफ्टर बेंडिंग आपकी ये कंडीशन हो गई। ये हो गया ए डैश बी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एस डैश सी डैश डी डैश, मैंने सब पॉइंट को डैश के द्वारा चेंज कर दिया। ये आपका आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस की दूरी कैपिटल आर, और न्यूट्रल एक्सिस से सेक्शन की दूरी कितनी है वाई, और ये आ गया आपका एंगल फाइव। ये एंगल मैंने कितना मान लिया, फाइव मान लिया, ठीक है। नहीं, अब देखिए इसने क्या कहा है, फिगर बी शो द सेम पोर्शन आफ्टर बेंडिंग। ये आपका फिगर भी जो मैंने आपको दिखाया है, ये बेंडिंग के बाद का पोर्शन शो कर रहा है। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने आर क्या मान ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड फाइव इज द एंगल सबटेंडेड बाय सी डैश ए डैश एंड डी डैश बी डैश एट सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने मान लिया कि ये सी डैश ए डैश और बी डैश डी डैश है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना एंगल बना रही है, फाइव। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपकी। अब देखिए कितना इजी है इसे समझना। देखिए ई एफ इज द न्यूट्रल एक्सिस, आपको पता है ई एफ आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। देखिए ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, तो बेंडिंग होने के बाद भी ये जो ई एफ डैश है ये तो सेम रहेगा, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई एफ इजकल टू ई डैश एफ डैश। अब ये हमने आर फाइव के इक्वल कैसे रख दिया, आपको पता है आर इजकल टू होता है एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। नहीं, अगर मैं इसकी बात करूं यहां से लेके, देखिए ये सी पॉइंट है आपका, ओ पॉइंट कह दिया मैंने से, ये यहां से लेके यहां तक, ये तो उसके लिए आर्क हो गई ना, ये आर्क हो गई, ये रेडियस हो गई, ये एंगल हो गया। तो आर्क इजकल टू कितना आ जाएगा, रेडियस आर इंटू एंगल, तो ये किसके इक्वल आ गई, आर फाइव के। क्लियर। अब देखिए आपकी जो इनिशियल लेंथ थी, जो आपने एक पोर्शन काटा था, उस पोर्शन की लेंथ कितनी थी, जी एच। अब जो क्या हो गई, अब हो गई वो आपकी जी डैश एच डैश, यानी इसकी लंबाई बढ़ गई। बढ़ी क्यों है, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाले पोर्शन में टेंशन क्रिएट हो रही है, तो ये आपका यहाँ स्ट्रेन डेवलप होगी। अब मैं निकालूंगा स्ट्रेन कि जी एच में कितनी स्ट्रेन डेवलप हुई। मैंने निकाला नाउ स्ट्रेन इन लेयर जी एच, तो क्या आएगा, स्ट्रेन क्या होती है, फाइनल लेंथ अब माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेन होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। नहीं, तो चेंज इन लेंथ कैसे निकलेगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ से, अपॉन ओरिजिनल लेंथ आएगी। अब फाइनल लेंथ कितनी है, फाइनल लेंथ है आपकी जी डैश एच डैश, ठीक है। नहीं, और ओरिजिनल कितनी थी, जी एच, तो जी डैश एच डैश माइनस जी एच ओवर जी एच। अब देखिए आपको यहां पता था, अगर मैं यहां की बात करूं, इस डायग्राम में ई एफ किसके इक्वल है, जी एच के। ई एफ जी एच के इक्वल है या नहीं है, दोनों पैरेलल है, दोनों की लंबाई सेम है, तो ई एफ किसके इक्वल है, जी एच के। ई एफ इसकल किसके इक्वल आ गया, जी एच के। और यहाँ ई एफ किसके इक्वल है, आर फाइव के, तो यहाँ आ जाएगा ई एफ इजकल टू जी एच इजकल टू आर फाइव। यानी आपने यहाँ से जी एच की वैल्यू तो निकाल ली, यहाँ भी आप जी एच की वैल्यू रख देंगे, यहाँ भी जी एच की वैल्यू रख देंगे। अब बात करते हैं जी डैश एच डैश की। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली थी ई डैश एफ डैश की, किस फॉर्मूले से, आर्क इजकल टू एंगल इंटू रेडियस से। ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, जी डैश एच डैश की। देखिए डायग्राम की तरफ देखिए आप, डायग्राम के अंदर अगर मैं इस आर्क की बात करूं, तो इस आर्क की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई, ये डिस्टेंस है वाई, और ये डिस्टेंस है पूरी आर, तो यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई, आर प्लस वाई, यानी इसकी रेडियस हो गई आर प्लस वाई, और एंगल कितना है फाइव। तो यहाँ से आपका क्या आएगा,
ये आपका आ जाएगा जी डैश एच डैश इजकल टू आर प्लस वाई इंटू 5। क्लियर। अब देखिए ये दोनों वैल्यू जी एच की और जी डैश एच डैश की दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो स्ट्रेन जी एच में कितनी स्ट्रेन आ जाएगी, आर प्लस वाई इंटू 5 माइनस आर 5 ओवर आर 5। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा आपकी कैसे किया है मैंने। अब मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, तो ये आ जाएगा आर 5 प्लस के वाई 5 माइनस के आर 5 अपॉन आर 5। अब आर 5 से तो आर 5 कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ऊपर बचा आपका वाई 5 और नीचे बचा आपका आर 5। क्लियर। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा वाई अपॉन आर। तो आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया कि जीएच के अंदर कितनी स्ट्रेन हो रही है। तो ये जीएच के अंदर स्ट्रेन निकल गई आपकी। ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इसके अंदर जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो सिग्मा हो रही है। इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है वो कितनी हो रही है, सिग्मा। ठीक है नहीं। और ई मैंने मान लिया यंग मॉड्यूलस। ई क्या मान लिया, यंग मॉड्यूलस। अब आपको पता है ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितनी है, सिग्मा, और स्ट्रेन मैंने एज इट इज रख दी, तो यहाँ से स्ट्रेन इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर ई। ठीक है। स्ट्रेन आपने भी निकाली है, स्ट्रेन कितनी आई है आपकी, वाई अपॉन आर। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेन को स्ट्रेन की जगह मैंने क्या रख दिया, वाई अपॉन आर, और यहाँ क्या है, सिग्मा अपॉन ई। यानी यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ गई आपकी ई अपॉन आर इंटू वाई, या इसे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर। जहाँ ई क्या है आपका, ई है यंग मॉड्यूलस, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वाई क्या है, वाई है आपकी फाइबर की या सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, और सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो जहां तक समझ में आ गया होगा आपकी। अब देखिए आप इस इक्वेशन से क्या समझ रहे हैं। देखो सिग्मा किस पर डिपेंड करेगा आपका, वाई पर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये तो कांस्टेंट रहेगा। आपका जो वाई है ये चेंज होगा। अगर आपकी वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी न्यूट्रल एक्सिस से सेक्शन की दूरी ज़्यादा होगी, तो आपकी सिग्मा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, यानी बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगी। और अगर वाई की वैल्यू कम होगी तो सिग्मा की वैल्यू भी आपकी कम होगी। जैसे कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, देखिए मैंने बनाया है इधर, दस बेंडिंग स्ट्रेस वेरी लीनियरली अक्रॉस द डेप्थ। इसने कहा है देखो कि देखो कि बेंडिंग स्ट्रेस आपकी कैसे वेरी करेगी, वो अक्रॉस द डेप्थ। जैसे जैसे आपकी वाई की वैल्यू बढ़ेगी ऐसे ऐसे सिग्मा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि आपकी एक ये बॉडी है, इस बॉडी का ये एन ए न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आएगा आपका, जहाँ बॉडी का सेंट्रोइड होता है वहीं आपका न्यूट्रल एक्सिस आएगा। अब ये न्यूट्रल एक्सिस आ गया आपका। तो जब मैं इसका बेंडिंग डायग्राम बनाऊंगा तो आप देख रहे होंगे कि ये तो है आपका ऊपर वाले पोर्शन का बेंडिंग, और ये है नीचे वाले की बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है नहीं। तो ऊपर वाले की बेंडिंग स्ट्रेस कम है, नीचे वाले की बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ डिस्टेंस कम है, यहाँ वाई की वैल्यू कम है, यहाँ वाई की वैल्यू ज़्यादा है। तो जिस पोर्शन में वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी वहीं आपकी बेंडिंग स्ट्रेस भी ज़्यादा आएगी। इस पोर्शन में देखिए ये आपका रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है, बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है, यानी जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे है। ठीक है नहीं। तो दोनों पोर्शन में आपकी बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल होगी। ये आपका एक ट्राइंगल बना दिया, तो ट्राइंगल का ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो इस न्यूट्रल एक्सिस में देखिए नीचे बेंडिंग स्ट्रेस कम है, ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर वाई की वैल्यू ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि वाई की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है नहीं। तो मैंने अभी एक बात बताई थी आपको, इन ऑल द केसेज इट कैन बी शोन दैट न्यूट्रल एक्सिस लाई ऑन द सेंट्रोइड ऑफ दिस सेक्शन। आपका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ लाई करेगा, उसके सेंट्रोइड के। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर न्यूट्रल एक्सिस नहीं दिया है तो आप उसका सेंट्रोइड निकाल लेंगे, वही उसका न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, आगे भी डेरिवेशन कैसे होता है देखते हैं। अब मैंने देखिए ये मान लिया, मैंने मान लिया नाउ कंसिडर ए बीम, नाउ कंसिडर ए बीम विद आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। मैंने एक इस तरह के कोई बीम मान लिया, ठीक है नहीं, और जिसमें एक मैंने एलिमेंटल एरिया ले लिया डेल है। ठीक है नहीं। जो इसके न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई पर। ये जी जी मैंने ऐसे लिखा, ये सेंट्रोइड भी है न्यूट्रल एक्सिस भी है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, इसकी वाई आ गई। तो इसका जो बेंडिंग डायग्राम बनेगा कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ से ऊपर की लेंथ कम है तो यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कम आएगी, यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ जहाँ आपका एलिमेंट है वहाँ भी मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी T2। ठीक है।
यहाँ देखिए T1 की वैल्यू जो है आपकी वो T2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि नीचे y की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए मैंने मान लिया लेट सिग्मा इज द स्ट्रेस ऑन दिस एरिया, मैंने मान लिया इस एरिया पर सिग्मा स्ट्रेस काम कर रही है। ठीक है नहीं, तो आपको पता है स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आपका आ जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो फोर्स ऑन एलिमेंटल एरिया कितना आ गया, स्ट्रेस सिग्मा इनटू एरिया डेल है। ठीक, अब टोटल फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शन, टोटल फोर्स कैसे आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा इसका समीशन करके। ये तो एक एलिमेंट का एरिया निकाला मैंने कि एक एलिमेंट पर कितना एरिया, एक एलिमेंट पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है नहीं, पूरी बॉडी का पर फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर समीशन लगा दिया। समीशन भी लगा सकते हैं आप, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है, हमने भी इक्वेशन निकाली थी कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन आर इंटू वाई। इक्वेशन नंबर 1 हमने भी निकाली थी। ठीक है नहीं, देखिए ये यहाँ निकाला था हमने, सिग्मा इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए टोटल फोर्स, टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ सिग्मा की जगह क्या रख देंगे, सिग्मा की जगह हम ई अपॉन आर इंटू वाई रख देंगे। तो ये आ जाएगा समीशन ई अपॉन आर इंटू डेल इजकल टू ई अपॉन आर समीशन वाई इंटू डेल। ये आ गया, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दो। अब ये तो आ गया फोर्स। अब आपको पता है मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकालूंगा तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ से इस फोर्स की इससे कितनी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वाई, तो मैं अब फोर्स के अंदर वाई की मल्टीप्लाई और कर दूंगा। तो एम इजकल टू कितना आ जाएगा, समीशन ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी है। ठीक है नहीं, अब क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ एक वाई और लगा लीजिएगा आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एम इजकल टू ई अपॉन आर समीशन वाई स्क्वायर इंटू डी है। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपकी। अब देखिए, अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इजकल टू समीशन वाई स्क्वायर इंटू डेल है। ठीक है नहीं, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एरिया, यही तो होता है। तो यहाँ से यानी ये किसके इक्वल आ गया, आई के, तो मैं इसकी जगह आई रख दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम इजकल टू ई अपॉन आर इंटू आई, यानी यहाँ से आई को उसके अपोन में लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम अपॉन आई इजकल टू ई अपॉन आर। ई आपको पता है क्या है, यंग मॉड्यूलस, आर है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एम क्या है, एम है आपका मोमेंट, और आई क्या है, आई है आपका अभी मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, अब अभी आपने एक इक्वेशन निकाली थी, देखिए ये सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर। अब क्या आ गया, एम अपॉन आई इजकल टू ई अपॉन आर। ठीक है नहीं, तो दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर। ये है आपकी बेंडिंग इक्वेशन। क्या है, बेंडिंग इक्वेशन। याद कर लीजिएगा आप इसे अच्छी तरह से कि ये इक्वेशन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब इसका यूज होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करो। ये ध्यान रखना, या तो आपके पेपर में आएगा कि टॉर्जन की इक्वेशन को ड्राइव करो या बेंडिंग की, दोनों में से एक इक्वेशन जरूर पूछी जाएगी। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें, पहले वीडियो देखें तब इसे समझें। ठीक है, अब देखिए एम, यहाँ एम क्या है, एम है बेंडिंग मोमेंट जिसकी यूनिट होगी न्यूटन में एम। आई क्या है, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस जिसकी यूनिट होगी mm की पावर 4। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस जिसकी यूनिट होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर की या सेक्शन की डिस्टेंस, उसकी यूनिट होगी mm। और ई है आपका यंग मॉड्यूलस जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आर है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसकी यूनिट होती है mm। ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर किसकी क्या यूनिट है और उसे क्या कहते हैं। ठीक है नहीं, तभी आप इसके न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी आप पहले ये इक्वेशन को अच्छी तरह से सोल्व करें, इसे समझें, समझने के बाद फिर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है तो आपका बेंडिंग। आप ये मान के चले कि जैसे टॉर्जन को हमने 4 लेक्चर में निपटा दिया था, ऐसे ही हम बेंडिंग को भी 5 लेक्चर में लगभग हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसे आप पढ़ते रहें, समझते रहें। धन्यवाद।